औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो की भी आप उसी तरह पसंद करेंगे जिस तरह पिछली मेरी तमाम वीडियोज़ को पसंद किया गया और कमेंट्स बॉक्स में जाके मेरी दिलजोई की गई। और नए आने वाले के लिए खुशामदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ बआसानी आप तक पहुँच सकें। और कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें ताकि मुझे पता लगे कि मेरी वीडियो किस हद तक आप लोगों को पसंद आई और मुझ में कौन कौन सी खामियाँ हैं। तनकीद बराए इस्लाह मैं हमेशा पसंद करता हूँ, लेकिन खुदारा तनकीद बराए तनकीद से परहेज़ करें, उससे मेरा भी टाइम ज़ाया होगा और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। ये नई वीडियो के साथ आता हूँ जी। हमारे पाकिस्तान को किस तरह यरगमाल बनाया अमेरिका ने, इस पर थोड़ा सा आज एक मेरे पास तहरीर है, वो मैं पढ़ने लगा हूँ। ज़रा सुनिएगा गौर से और सोचिएगा। तकरीबन पिछले 75 सालों से तकरीबन हम हर दौर में ये सुनते आए हैं कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है और इस बड़े पैमाने पर बोले गए झूठ को सच करने की नाकाम कोशिश भी की जाती है और इस पर वसी पैमाने पर अशराफिया बदमाशियाँ बड़े बड़े सेमिनार मरतब करवा के दलाइल भी देती है कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, लेकिन असल मकसद उनका पाकिस्तान को बचाना मकसूद नहीं होता, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने आका यानी अमेरिका बहादुर को खुश करना होता है। हाँ जी, ये है तो सही जी, ज़ाहिर है। हाँ, आका तो वही है, हम ग़ुलाम दर ग़ुलाम, ग़ुलाम दर ग़ुलाम तो जो हुए। हमें दुनिया के दोस्तों का साथ देना चाहिए और उनसे मदद लेनी चाहिए। ठीक है, अल्लाह पे भरोसा नहीं करना चाहिए जी, अमेरिका पे भरोसा करना चाहिए। पाकिस्तान के बारे में ये रवैया 1958 से भी पहले का था, अयूब खां के आने से पहले, और अयूब खां की पहली तकरीर भी इसी पर मबनी थी कि ये मुल्क तकरीबन दिवालिया हो गया था। जी आप सुने, वो या उस बात के जो दौर, उस बात के भी जो लोग हैं वो रेडियो या अखबार पढ़ते ही थे या रेडियो सुनते थे, बिल्कुल यही थी। मैंने इसे आकर संभाला, मैंने माशाल्लाह इस मकसद के लगाया है और अब हम इस मुल्क को ठीक कर देंगे। इसके बाद आस्ता आस्ता से पाकिस्तान वाकई संभलना भी शुरू हुआ, लेकिन इसकी बुनियादी वजह कोई अयूब खां का कमाल नहीं था, वो अमेरिकी इमदाद थी जो उससे पहले इस मुल्क को नहीं मिल रही थी। जी 1958 से हम IMF में जाना शुरू हुए जी। IMF के प्रोग्राम में बाकायदा तौर पे जो एंटर हुए वो अयूब दौर में 1958 पे। लेकिन चूँकि अयूब खां अमरीकियों का मंजूर नज़र था और उनके कहने पर ही यहाँ पर पोस्ट हुआ था, इसलिए अमरीकी इमदाद आने लगी और हमको थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा। इस दौरान हम किसी हद तक संभलने भी लगे, लेकिन इस संभलने में भी अमेरिका का ख़ास हिस्सा था, क्योंकि अमेरिका बहादुर यहाँ पर अपनी जड़ें मजबूत करना चाहता था। हाँ, ये सही है, क्योंकि 1958 से पहले इतनी उसकी जड़ें मजबूत नहीं थी, लेकिन अयूब उनका ख़ास टाउट था, बंदा था, वो लेके आए, तो उसके बाद उसकी जड़ें ऐसे मजबूत हुई, आज तक हम भुगत रहे हैं। मसलन 2 मिसालें मैं आपको दूंगा ज़रूरी तौर पर इस मुल्क को इस्टेब्लिश होने की। एक गंदम जो थी मैक्सी पाक, ये उस वक्त के दौर में देखे थे, ये नाम था गंदम का जो अमेरिका ने हमें दी थी। मैक्सी पाक के नाम से वहाँ से यहाँ पर भेजी गई। दूसरी जो थी वो एरी पाक, चावल जो भेजा गया जी। ये 2 चीज़ें हमें भेजे गए जी, नमूने। ये बेसिकली अमेरिकन रिसर्च लेबॉर्ट्री से तैयार किए हुए गंदम और बीज थे जो यहाँ पर लाए गए, और इनके बारे में कहा गया कि आप अगर 1 मन 1 एकड़ से लेते हैं तो कम अज़ कम 10 मन 1 एकड़ में होगी, यानी 1-10 का मुकाबला हो जाएगा। ये ज़ाहिर है, हमारा तो जो किसान है वो खुश हो गया कि चलें जी 1 मन की जगह 10 मन मिलेंगे। ये पता नहीं था हमारे पास बाद की पा बिकेगी भाजपा जी। देखें आगे क्या कहते हैं। और कम अज़ कम 10 मन 1 एकड़ में होगी, जिससे पाकिस्तान खुराक में खुद कफील हो जाएगा। इस दौरान ख़ास तौर पर अमेरिका ने यह पाबंदी लगाई कि जिस किसी के पास अपने गंदम या चावल के बीज हैं उन्हें ज़ब्त कर दिया जाए, यानी हुकूमत को कहा हुआ ना, ज़ाहिर है, उनसे ज़ब्त कर लें, वो ना बीज बोने दें, हमारे बीज ही उन्हें दें, और इस गंदम और चावल को तरजीह दी जाए, वही यानी हमारे गंदम और चावल को। और हुआ क्या, 2-3 साल तो हमने वाकई इस गंदम और चावल से काफ़ी फ़ायदा हासिल किया और गंदम में हम तकरीबन खुद कफील हो गए। लेकिन 2-3 साल बाद हमारे माहिरीन को मालूम हुआ कि हम जो अमेरिकन गंदम बेचते रहे हैं, इससे हमारी ज़मीन की बुनियादें जो हिस्स है सिफ्त है, इससे महरूम कर दिया।
यानी ज़मीन जो है ना वो कह लें कि वो उसमें ताकत नहीं रही जो पहले हम देसी खाद वगैरह डाल के कर लेते थे। हमारी ज़मीन कमज़ोर हो गई है। इससे अल्लाह ताला को वो फरमान ज़हन में आता है कि यहूदो नसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये देखें ना, ये बेवाज़ ही है जी, सबको पता है। उसने अपना काम तो करना था ना, क्योंकि इसको इस तरह डिज़ाइन किया गया था, यानी वो बीज वगैरह को, कि वो 2-3 सालों में ही ज़मीन की सारी तवानाई खींच ख़त्म कर दे यानी उसकी। और फिर हमें इसके लिए यानी ज़मीन की तवानाई के लिए अमेरिका से खाद लेनी पड़ी। पहले तो देसी खादें होती थी, जैसे कुदरती खाद भी कहा जाता है, यानी पत्तों वगैरह से बना लें या जानवरों के गोबर से बनाई जाती थी देसी खादें, और बेहतरीन होती थी, और जो ज़मीन को वाकई तवाना करने के लिए नहायत मौजूद थी। फिर इसके साथ साथ जो गंदम आई, कई किस्म के इमराज भी आए, मसलन अमेरिकन सुंडी, जी ये तो बहुत मकबूल है अमेरिकन सुंडी, जो काटन में भी लगती है। यानी गंदम के अलावा काटन और बाकी चीज़ों में भी वो घुस गई। ये एक प्लान था, एक जाल था, जिसमें हम बुरी तरह फंस गए और आज तक फंसे हुए हैं। हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। इन अमराज की वजह से फिर हमने अमेरिका बहादुर से जरासीम कुछ अद्वियात मंगवाना शुरू कर दी। देखें जी, पहले गंदम, फिर खादें, फिर अब जरासीम कुछ अद्वियात। अंदाज़ा करें कितना बड़ी शतरंज की बाजी पे चाल के अपनी मर्जी की चालें चलवाता है और फिर हमें मात देता है। और वजह क्या पता हमें भी होता है, लेकिन वही करप्शन, करप्ट ज़हन, करप्ट लोग, कठपुतली गवर्नमेंटें, जिसकी वजह से वो मानते जाते हैं। गोया हमारी पूरी की पूरी इकानमी अमेरिका के पास हॉस्टेज हो गई, यरगमाल, और वाकई हो गई। यह हकीकत है जो आज तक है बल्कि। और अगर हमें खाद नहीं मिलेगी तो हमें गंदम नहीं मिलेगी, अगर हमें दवाइयाँ नहीं मिलेंगी तो हमारा चावल आगे नहीं हो सकेगा। तो गोया अमेरिका ने हमें इस चक्रव्यूह में कस कर बांध लिया जी। यह इकानमी जो है ये 1958 से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा जोर लगा है और बहुत ज़्यादा तरीके के साथ हमें इसका मोहताज करवाया गया है। लेकिन इसकी बदतरीन सूरत हाल, इसकी बदतरीन अय्याम वो हैं जो 1988 के बाद से यानी बेनज़ीर से लेकर अब तक की सूरत हाल है। यानी बेनज़ीर नवाज शरीफ, बेनज़ीर नवाज शरीफ, जरदारी नवाज शरीफ, यानी ये जो है ना वो कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, वो अक्सर डॉक्टर शाहिद मसूद कहते हैं ना, बात हुई। और फिर उसके बाद माशाल्लाह खान साहब के तीन साल दौर। तो ये जो है सूरत हाल है। अब हम शदीद किस्म के मकरूज़ हो चुके हैं और इस वक्त कहा यह जा रहा है कि अगर IMF का प्रोग्राम ना आया तो शायद हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, यानी डिफ़ॉल्टर हो जाएंगे जनाब, सीधा सीधा। दुनिया भर की जो इकानमी है इसे जानबूझकर इकोनॉमिस्ट ने उलझाया हुआ है, वरना इस दुनिया में मईशत इकानमी इतनी सादा सी चीज़ है कि हम एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी बड़े आराम से गुजार सकते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बुनियादी हदीस है कि तुम कारोबार करो सोने में, चांदी में, चावल में, खजूर में, गंदम में और नमक में, ये एक ऐसा बेसिक प्रिंसिपल है कि इस प्रिंसिपल को दुनिया की इकॉनमी मानती थी। 1945 से पहले ये प्रिंसिपल ये था कि ऐसी चीज़ पर कारोबार करो जो अलहदा करके बेची जा सके तो उसकी वैल्यू मौजूद हो। मसलन ये सोना बाज़ार में जाकर आप बेचेंगे तो बड़े आराम से बिक जाएगा और उसकी माकूल पैसे भी मिल जाएंगे या दूसरी अशिया मिल जाएंगी। लेकिन इसके बरक्स अगर कागज़ के नोट को अगर इसके पीछे पावर नहीं है, यानी चल ना रहे हों तो वो सिर्फ रद्दी का काम कर सकते हैं। यानी इसकी मिसाल दूं, मैंने भुट्टो दौर में सुना कि भुट्टो मुझे याद नहीं है शुरू में कि करेंसी उन्होंने कैंसिल कर दी तो लोगों ने घरों में छुपाए हुए थे। तो ये नदी नालों में यानी नोट ही नोट थे, बेकार थे, वो नदी नालों का हिस्सा बने। और ऐसी एक मिसाल सऊदीया में मिलती है। वहाँ भी सुना जब करेंसी कैंसिल हुई तो वहाँ भी सड़कों पे हर जगह रियाल ही रियाल थे, क्योंकि वो तो फारग हो गए। वो तो अब कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा था जो किसी काम नहीं आ सकता था। ये है जी कागज़ की वैल्यू। मिसाल के तौर पर जो नोट हुकूमत वक्त कैंसिल कर देती है तो वो सिर्फ रद्दी बन
के रह जाते हैं। इसकी वाज़ह मिसाल वही भुट्टो के दो जो मैंने दी है। एक तो कागज़ की करेंसी यानी डॉलर के आने से लगा, मैं इनके हाथ डॉलर की वजह से इनके हाथ में चल गई, यानी अमेरिका बहादुर के, यानी डॉलर एक बुनियाद बनाया गया और इस बुनियाद पर पूरी दुनिया की जो प्रोडक्ट थी अमेरिका डॉलर के हिसाब से ख़रीदी और बेची जाने लगी। यानी डॉलर के हिसाब से आजकल काम चल रहा है। अभी भी आपको पता ही है, जितना भी जो है ना माल या जो कुछ मिले वो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर रेट के हिसाब से दिया जाता है। कहा जाता है कि अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, और वाकई अमेरिका अंदर से दिवालिया है, एक अरसे का दिवालिया है। तो वो 19 ट्रिलियन डॉलर यानी 19,000 अरब डॉलर का है। लेकिन आप ये भी जा देखें, साथ एक और चीज़ देखें, उसे फ़ायदा क्या है। लेकिन वो डॉलरों में कर्जा है, वो जब चाहे डॉलर छापेगा और कर्जा उतार देगा। जी बिल्कुल, वो जब चाहे इतने डॉलर छाप के दे दे लोगों को, कर्जा उतर जाएगा। डॉलर की वैल्यू तो है ना इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन अगर मैंने डॉलर ख़रीदने हैं तो मैं अपनी गंदम बेचूंगा, चावल बेचूंगा, या कपास बेचूंगा, या कोई और चीज़ अपनी अजनास के में बेचूंगा जिनकी ज़रूरत होगी। तो कुछ डॉलर हाथ आएंगे और फिर जाकर मैं कुछ मशीनरी ख़रीद सकूंगा, या पेट्रोल ले सकूँगा, या कोई अपनी और कोई जो चीज़ मुझे चाहिए कि उसके अगेंस्ट मैं ले सकूँगा। इस तरह पूरी दुनिया को उलझाया हुआ है। दूसरी वजह यह है कि सोने और चांदी के जो सिक्के हैं, वो जो मेरे सोने का सिक्का है तो फ्रांस का भी वही है, मेरा सिक्का फ्रांस में चल सकता है, फ्रांस का सिक्का अमेरिका में चल सकता था, अमेरिका सिक्का ऑस्ट्रेलिया में चल सकता था। लेकिन ये जो दरमियान में आ गया कि मेरे पैसे की कितनी वैल्यू है, और यानी एक्सचेंज रेट बीच में वैल्यू आ गई। तो इकॉनमी के सब्जेक्ट के अंदर तो ये था स्टैंडर्ड। जब वो बना, इस वक्त पता चला कि नहीं, इस कागज़ की वैल्यू क्या है। तो इस वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए इन्होंने बैंक ऑफ इंटरनेशनल की वजह से हमारे पैसे को ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जब चाहा जैसे चाहा, यानी वो करेंसी डाउन, ज़्यादा डाउन ही करते हैं, ऊपर कहाँ करते हैं हरामी हमारे पैसे को। जब देखें बेड़ा घर किया हुआ है। अब आगे की मिसाल भी दी हुई है, देखें ज़रा। मसलन सॉरी, नाइजीरिया, मिसाल नाइजीरिया है। ये नाइजीरिया है, शायद दुनिया के 2-3 बड़े ममालिक हैं जिनके पास इतना तेल हो, लेकिन इसकी करेंसी कमज़ोर है, क्योंकि वो बड़ा बहादुर ने उसकी करेंसी कमज़ोर रखी हुई है। इसके बरक्स आइसलैंड में घास भी नहीं उगती, यानी हमको वहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी करेंसी मजबूत है क्योंकि वो उसका चहेता है। इसके बरक्स अगर यही सोना और चांदी शुरू हो जाए तो इन्फ्लेशन की सूरत हाल ख़त्म हो जाती है। मसलन स्टेट बैंक जितनी ज़्यादा करेंसी छापेगा वो करेंसी डीवैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर एक दुकान है, इसमें 4 लाख का सौदा मौजूद है, बाज़ार में 8 लाख का नोट आ गया है, तो सौदा 8 लाख का, यानी ज़ाहिर है नोट ही 8 लाख है। उस हिसाब से जितने ज़्यादा पैसे स्टेट बैंक छापेगा उसकी वैल्यू जो है ना वो कम होती जाएगी। जैसे अफराते ज़र भी कहते हैं, ये वही है। अब यहाँ पर आज जो सूरत हाल बनी हुई है, इसके बारे में जो कहा जा रहा है, पाकिस्तान की इकानमी जो है, इसके बारे में एक बात याद रखिए, इसको कुदरत ने कुछ ऐसी चीज़ों से सरफराजा है, नवाजा है कि पाकिस्तान की इकानमी को अगर तबाह करना चाहें भी तो नहीं कर सकते। ये बात हकीकत है, ये सोचने वाली बात है। यहाँ पे पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की इकानमी के अंदर अक्सरियत को जो है वो बैंक की शक्ल नज़र नहीं आती, यानी जो अक्सरियत लोगों की है ना, वो सारी ज़िंदगी, यानी जैसे गांव में देहातों में है, वो बैंक की शक्ल तक नहीं देखते। तकरीबन 3 करोड़ के करीब जो लोग हैं वो बैंक में जाते हैं, और बाकी तकरीबन 20 करोड़ के करीब जो लोग हैं वो बैंक की शक्ल भी नहीं देखते। ये वो लोग हैं जो अपने अपने गाँव के अंदर सस्टेनेबल इकानमी के साथ चलते हैं, जिनको रोज़मर्रा की तमाम ज़रूरियात वहीं से मिल जाती हैं। यानी अभी भी हमारे कई गाँव और देहातों में ये राइज है कि यानी कि वो साल के साल गंदम जो काटते हैं ना, वही मौलवी को भी दे देते हैं, जूतियाँ गाड़ने वाला जो है मोची उसे भी दे देते हैं, हकीम वहाँ बैठा उसे भी दे देते हैं। यानी अभी भी पाकिस्तान में ये निज़ाम चल रहा है। हकीम की दवाइयाँ परचून पर मिल जाए, और ये मैंने देखा है, आप शायद कहेंगे बना के रख लेते हैं मुख्तलिफ, ये पेट दर्द की है, ये फलानी चीज़ की है,
परचून में रखी हुई हैं जी हकीम की दवाइयाँ माशाल्लाह। हकीम को भी वो साल के साल गंदम दे देते हैं जी। थोड़ी थोड़ी अर्बन लाइफ जो हमारी आई है तो इसमें हम कुछ चीज़ों के मोहताज हुए हैं, यानी ये शहरी माहौल जो है ना, इसमें हम कुछ नहीं, वैसे इसमें तो हम बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मोहताज हो गए हैं इन चीज़ों के। हमारी इकॉनमी इसी सतह पर है और ये किसी मुआशरे को मुस्तहकम करने के लिए बड़ी अहम चीज़ होती है। देखिए, अगर आज भी हमें कोई अच्छा हुक्मरान मिल जाए ना, बिकाऊ माल ना हो, यकीन माने लंगोटा कस ले, लेकिन सबसे पहले वो नज़र आए, खुद 2 एकड़ों के महल में रखे। देखें सरकार ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, यानी उन्हें तो ऑप्शन दी गई ना कि आप शाना ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं या फ़कीरी की। तो आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फ़कीरी की ज़िंदगी, वो अब पता चलता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कहा फ़कीरी की ज़िंदगी। यानी मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जैसे वहाँ उस वक्त वो थी पर्शियन एम्पायर और दूसरी क्या वो उनके महलात आज भी देखें, वो शान व शौक की मिसालें थी, तो वो असर नहीं पड़ता। फिर अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के दरमियान ऐसे बैठे होते थे, आम बंदा आगे पास कर पहचानता भी ना, पूछता था तुम में से मोहम्मद कौन है। लेकिन उनकी तरबियत इतनी जालिम थी कि एक नेशन बना दिया, यानी जो है ना वो जैसे कहते हैं ना यक जान दो कालम, यानी इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। महाजर और इंसार को आपस में भाई भाई बना दिया, हत्ता कि बीच में आप जो उधर मदीने के रहने वाले थे उन्होंने अपनी बीवियों की जिसकी 2 थी तलाक करके अपने भाई के हक़ में दे दी। ये है वो रिश्ता, ये है वो तरबियत, ये है वो ट्रेनिंग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी। और हम आज क्या कर रहे हैं, अब बात फिर वही आ जाती है कि ग्रैंड पे मैं वाइंड अप करने पे ये कहूँ कि देखें इसमें हमारा भी ऐसा है, हम वोट डालते और मैं ये मानता ही नहीं कि 100% करप्शन होती है। यकीन माने 100% नहीं होती, 100% करप्शन हमारी वजह से होती है। 10% लगा दें जी, जो वो भी वोट डालने नहीं जाते, उनके वोट वहाँ डाल देते हैं, या कोई मरे होते हैं या कोई इस किस्म के। बाकी 90% वोट हम खुद डालते हैं, वो पार्टी बेस पे, वो बरादरी बेस पे, वो मसलक बेस पे। और फिर वो आजकल जैसे मैंने अपनी पिछली भी तकरीबन 2 वीडियो में इसका जिक्र कर दिया कि अपनी जहाँ पे देखे मेरे दिल में लालच होगा ना, फिर मेरे सामने भी लालची बैठा होगा। अगर मेरे दिल में मोहब्बत वतनी होगी ना, मेरे दिल में ये ना हो खलीफ अली ये अभी सड़क नहीं मिलती कोई बात नहीं, हम इसी सड़क पे गुजारा कर देंगे, मेरे बच्चे तो सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे ना। हम एक बंदा ऐसा सेलेक्ट कर जाए जो इस मुल्क की तकदीर बन जाए। और जहाँ से मैंने शुरू की थी, यकीन माने एक बंदा नाइक जैसा आ जाए जिसके हाथ में उसके असल में हाथ में डंडा है, जिसके में हाथ में डंडा था और वो सही था, तो फिर उसने फ़ौरन यूँ ऑर्डर जारी करता रहा। उसकी मिसाल देखने करना तो चीन में आगे भी कहा था, 3 घंटे में रेप का केस जो है ना उसने सॉल्व कर दिया, वहाँ के गवर्नर ने या जो भी था उधर का सदर। और फिर उसने ये नहीं कहा अब इसे ले जाओ सेशन कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, और तरीक़े भुगते भुगते ये पहली तभी मौत मार जाएगा। उसने वहीं से अपना मौजा निकाला, उसके भेजे में छेद कर दिया, वही मार दिया। ऐसा बंदा यहाँ जब आएगा ना, फिर फेसबुक में बात कहा था कि जी वो हो जाए, वो लिखा था कि हमें वहाँ से ये मिल जाए, हमें वहाँ नीचे एंड पे नोट लिखा था, ये कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, ना IMF का कर्जा ना कुछ, चाइना से 20 जज ले आओ जो सही फैसले दें, करप्ट सारे लोगों को हर चौक पे लटकाएं, ये मुल्क ठीक हो जाएगा। अब मैं फ़ैसला आप पे छोड़ता हूँ, आप कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट दीजिएगा कि ये वीडियो कैसी लगी और इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर, खुदा सोचिएगा ज़रूर। पाकिस्तान हमारा है, क्योंकि ये सब शराफिया बदमाशियाँ तो यहाँ से एक जहाज़ में बैठ के भाग जाएगी, मैं और आप नहीं भाग सकेंगे, ना भाग सकते हैं। भागने वाले होते, मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में कहा था, अगर आज चाहते हैं तो मेरा ये जो है ना ये वाकई तौर पे इम्प्लीमेंट करवा दें, पाकिस्तान के 4 एयरपोर्ट नामज़द कर लें, सेलेक्ट कर लें, चारों पे बोइंग 777 जिसमें तकरीबन 400-500 बंदे बैठते हैं, 2-2 रखते हैं। एक को कह दें जी ये मदीना जा रहा है और मक्का जा रहा है हज और उम्रे के लिए, और एक पे लिखते हैं ये अमेरिका जा रहा है। अगर तिल धरने की जगह भी अमेरिका के जहाज़ में मिल गई ताकि मेरा गिरबान यहाँ से पकड़ लीजिए, और मदीना और हज का जो है ना वहाँ शायद चंद सिर्फ 1 या 2% होंगी जो मिलेंगे। मुझे आपसे क्या नाम है अपना
मुझसे आप इत्तेफाक करें ना करें, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। कहना मैं, क्योंकि मैंने तो प्रैक्टिकली 12 साल ताइफ में रहा। तो जो मुझे कहते थे जी 80 दफ़े उम्रा कराना है, मैंने कहा बकवास कर दो। जब मैं था, अब तो खैर सहूलतें बहुत हो गई हैं। अगर कोई रह रहा हो अब भी ताइफ के एक तरफ, हरम के ताइफ का वो है जहाँ जाके टैक्सी या उतारती है, तो हरम के बीच में से गुजर के दूसरी तरफ जो है ना वो जद्दे का स्टैंड है, बस स्टैंड कह लें या टैक्सी स्टैंड कह लें। बीच में चले जाते हुए बंदा तो बड़ा तेज़ी से जाता है, काम होता है, जद्दे जाना हो जो जिसने जाना है, वापसी पे तो टाइम होता है, वापसी पे तो घर आ रहा होता है। लेकिन कितने बंदे, मैंने कितनों से ये सवाल किया, सारों ने गर्दन यूँ कर ली। मैंने कहा कितने लोगों ने कहा चलो वापसी पे वहाँ ज़रा जो है ना तवाफ़ कर लें, किसी ने किया नहीं किया। तो ये झूठ है सब भाई। हम अपने आप को तो धोखा दे सकते हैं, अपने रब को धोखा नहीं सकते। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, माज़रत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।